डेटा लीक मामले पर सरकार ने फेसबुक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूछा है कि क्या भारतीयों का डेटा भी लीक हुआ है, क्या भारत में चुनाव प्रभावित किया गया है, और यह भी कि डेटा सुरक्षा के लिए फेसबुक ने कदम क्या उठाए हैं। उधर एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास भारत के हर गांव का डेटा मौजूद है, जाति आधारित भी। दावा है कि सालों से यह कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लगातार काम करती रही है, कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि जेडीयू भी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। मसलन डेटा चोरी होता कैसे है, क्या वाकई इससे चुनाव प्रभावित किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसी साइबर आर्मी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसके खिलाफ हमारे देश में क्या वाकई सख्त कानून मौजूद है या बनाने की जरूरत है, क्या हमें सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए, अगर नहीं तो किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है, और ऐसे ही तमाम बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमांशु वर्मा साहब हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रक्षित टंडन साहब हैं, आप देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गौरव बल्लभ साहब, और साथ में देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी भी मौजूद है जो आपसे सवाल करेगी। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए फेसबुक यूजर्स के डेटा का गैरकानूनी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप में इस मामले में बवंडर मचा है। क्या डेटा का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान में भी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? भारत में इस पर बहस हो रही है। कितना सुरक्षित है आपका डेटा, ये बेहद अहम सवाल है। बहस के बीच ये जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद कितनी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स की तादाद 47 करोड़ 80 लाख है। शहर में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद 29 करोड़ 10 लाख है। वहीं ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद 18 करोड़ 70 लाख है। इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जाहिर है इनके डेटा की सुरक्षा का सवाल भी बेहद अहम है। कुछ और आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 21 करोड़ 70 लाख है। भारत में 20 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जहां जागरूकता ज़्यादा है, कानून सख्त हैं, वहां डेटा लीक कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक हिंदुस्तान में डेटा सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, लिहाजा कोई हिंदुस्तानियों के डेटा की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और रक्षित टंडन साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस डेटा चोरी की बात लगातार की जा रही है, आप अगर समझा सकें डेटा चोरी दरअसल में होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कहीं भी डेटा चोरी नहीं हुआ है। ये डेटा लीक जो आप इतने दिन से हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, जब एक ऐप हम चलाते हैं फेसबुक, उस पर एक प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस पे एक कंपनी ने अपना एक क्विज़ प्रोग्राम बनाया। जब उस क्विज़ प्रोग्राम को हमने ऑन किया तो उस क्विज़ प्रोग्राम ने हमसे कहा कि हम आपके फ़ोन से ये और आपके ऐप से ये जानकारी लेंगे। जब वो ऐप, थर्ड पार्टी ऐप मैंने इनेबल किया फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, तो उसने मुझसे ये सवाल किए कि मैं आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करूंगा, मैं आपकी तस्वीरें एक्सेस करूंगा, आपकी फ्रेंड लिस्ट एक्सेस करूंगा, और उसके माध्यम से उसने जितना डेटा था वो पुल किया एक इंडिविजुअल का, और उसकी एनालिसिस को आज वो कहते हैं कि उन्होंने चुनाव में या किसी भी कारण के लिए, मार्केटिंग के लिए, किसी भी रीजन में इस्तेमाल किया। तो ये एक्चुअली हुआ। ठीक है, पवन दुग्गल साहब, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि फेसबुक जैसे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं दरअसल वो हमें बेच रहे हैं, हम जैसे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं? अगर नहीं तो आपके हिसाब से उनकी कमाई का, मुनाफे का आधार क्या है? मैं आपसे 100% अग्री करता हूं। आज जब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको कोई भी सेवाएं प्रदान करता है और वो मुफ्त होती हैं, तो हम समझ लें कि हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं हो रही। हमारी इज्जत इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक डेटा ऑब्जेक्ट हैं। रोज़ हम डेटा उत्पन्न कर रहे हैं,
ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। यही वो डेटा है, रॉ मटेरियल है, ऑयल है, जिसका आधार बनाते हुए ये सोशल मीडिया कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे मोनेटाइज कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। तो आज ये बात तो बहुत स्पष्ट है, अगर आपको कुछ भी चीज़ फ्री मिल रही है तो दुनिया में कोई फ्री लंच है नहीं, आप खुद ही प्रोडक्ट बन जाते हैं जी। तो इस संदर्भ में ये सोशल मीडिया कंपनियां इसलिए तो अपना सारा धंधा चलाती हैं, वरना हमारे में क्या खास बात है, हमें तमाम सारी चीज़ें फ्री क्यों मिले? इसलिए फ्री मिले क्योंकि हमारा जो डेटा है उनसे उनकी सारी इकोनॉमी और बिजनेस फ्यूल करेगा। जी हिमांशु वर्मा, आपके हिसाब से भी क्या इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमाई का आधार हम ही हैं या कुछ और है कमाई का आधार? नहीं, देखिए कमाई का आधार तो जाहिर तौर से डेटा ही है, क्योंकि जब जैसे कह रहे थे रक्षित जी कह रहे थे, पवन जी कह रहे थे, उसी बात पे मैं आता हूँ कि ये सारे जितने भी हमारे ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल, ये सारे ही लोग 20 लाख करोड़ का व्यापार करते हैं एक साल में, 20 लाख करोड़, और जिसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। दूसरी बात, अगर आप फेसबुक की और गूगल के शिकायतकर्ता की बात करें तो एक तो भारत में टैक्स नहीं दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ की कमाई हो रही है, और उनके अगर ओम्बुड्समैन की बात करें शिकायतकर्ता की, अगर मेरा कोई डेटा मुझे पता चलता है कि मेरी फोटोग्राफ या कहीं भी डेटा कहीं पे भी यूज़ हो रहा है दुनिया में, तो अगर मुझे फेसबुक को ये कंप्लेन करनी है तो मुझे आयरलैंड में चिट्ठी लिखकर उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैं उसको अगर मैं ईमेल से करना चाहता हूं तो मुझे अपना डिजिटल सिग्नेचर भी उसमें करना पड़ेगा। 18 साल से पहले मैं डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने लोगों को ये समझ में आता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और कितने लोगों के पास ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। हम मेरे समझ से हम लोग जो यहाँ पैनलिस्ट में भी बैठे हैं, कितने लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि उनके पास? मनोज गैरोला साहब, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल को लेकर उठ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरीके के डेटा से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे कि जो भी सोशल मीडिया यूज़र है उसके पास एक ऐड आता है, तो उसी तरीके से जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो उसके पास आती है और ये कोशिश करती है कि कैसे उसके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके मध्य में जो कंपनी है कैम्ब्रिज एटलांटिका, ये क्या करती थी, ये कंपनी बेसिकली फेसबुक में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसने कुछ वो लिया, डेटा लिया। उस डेटा में 3 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने कंसेंट से डेटा दिया, लेकिन बाकी लोग ऐसे थे जिसमें कि उन लोगों का कंसेंट नहीं था। वो जिन लोगों ने कंसेंट दिया उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स का जो डेटा था उस कंपनी ने लिया और उन सबको टारगेटेड ऐड भेजे। यही कारण था कि फेसबुक के जो सीईओ हैं उन्होंने पब्लिकली इस बात के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या ज़रूरत आन पड़ी आपके मुताबिक कि वो इस तरीके के डेटा का इस्तेमाल करें? आपके तो अपने कार्यकर्ता होते हैं, कैडर होते हैं, मोहल्ले तक होते हैं, वार्ड तक होते हैं, बूथ तक होते हैं। देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, डेटा अपने आप में बहुत बड़ा एसेट है और वो एक कमर्शियल उसकी एंटिटी भी बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डेटा आने वाले समय में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो जाएगा। तो डेटा होना, उसका एनालिसिस करना, इसमें कमर्शियल यूज़ करना, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। बट एक तो अनऑथराइज डेटा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ी ज़रूरी है। जिसका आप डेटा ले रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए, पहली बात। फिर आप उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं उसकी भी कंसेंट लेनी है। केवल लेकिन क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, इथिकल साथ में अनइथिकल तरीके से जुटाए हुए डेटा का? बिल्कुल अनएथिकल तरीके से कोई नहीं। क्या पार्टी को स्वतंत्र है कि डेटा वो ले, खुद उसके सर्वे होते हैं, हमारे खुद के सर्वे होते हैं, सर्वे से सारा डेटा लेके क्वेश्चनर लेके भरा जाता है, उसमें प्रॉपरली उसके बाद एनालिसिस करके ही तो एजेंडा बनता है, मैनिफेस्टो कैसे बनता है। चलिए, बात यह है कि अनऑथराइज लेके और थर्ड पार्टी ट्रांसफर किया कांग्रेस की वेबसाइट में भी। अनधिकृत तौर से जो डेटा लिया गया उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। आपके मुताबिक देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्यों जरूरत आन पड़ी?
देखिए, आपको पता नहीं ये जानकारी कहाँ से लगी। जो क्रिस्टोफर वाइली है, जब उससे प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन किया गया तो उसने कहा आई बिलीव इट मे बी कांग्रेस, पर जब उसने ट्वीट किया तो उसने जनता दल यूनाइटेड का, JDU का स्पेसिफिकली नाम लिया। जी मेरा एक सवाल है आपसे कि एक तो है विसल ब्लोअर जो भारत में बैठा है, हमारे सामने बैठा है मिस्टर अवनीश राय, जो कि OBI का पार्टनर है, OBI कैम्ब्रिज एनालिटिका की पार्टनर है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 272 के लिए गलत जानकारी, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक सर्वेज और कांग्रेस के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए हमारे से डेटा लिया था और हमने उनकी मदद की थी। वो यहाँ पे बैठ के कह रहा है और आप हमको पूछ रहे हैं कि डेटा। देखिए, जो सवाल गोपाल जी से पूछा वही सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, नैतिक और अनैतिक दोनों तरह के? मैं आपको अनुराग जी, मैं आपको राष्ट्रीय चैनल पे प्रवक्ता की हैसियत से बोलता हूं कि हमने आज तक किसी भी प्रकार का प्राइवेट डेटा, अनऑथोराइज्ड डेटा आज तक यूज नहीं किया, ना आगे हम करने की सोच। अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी पार्टी ने अपने ऐप को डिलीट क्यों कर दिया? गौरव जी, अगर सब कुछ ठीक है तो आपने अपनी पार्टी के ऐप को डिलीट क्यों कर दिया? मैं बता, बिल्कुल। ये अलेक्जेंडर निक से राहुल गांधी मिले थे कि नहीं? मैंने पहले भी और जो चैनल 4 का रिलेशन है, कल से गोपाल जी को ये बोल चुका हूँ, NO नो, पर नहीं, ये और जरूर है चैनल 4 के हिमांशु शर्मा जो कि OBI के आदमी है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2014 में हमने भाजपा का काम किया, हमने भाजपा के लिए दुष्प्रचार किया। ईमानदार जवाब की जरूरत थी दोनों ही ओर से, लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जो युवा पीढ़ी है उसके जहन में इस मुद्दे को लेकर किस तरीके के सवाल हैं, ये एक बार जान लेते हैं। जी पूछिए, खड़े हो जाइए। सर, हम आजकल पूरे इंडिया में सब लोग फेसबुक, ट्विटर ये सब यूज़ करते हैं, तो और हमारे डेटा होता है फ़ोन में, ये सारे कैसे वो लोग एक्सेस कर लेते हैं? क्या हम कोई प्राइवेसी यूज़ नहीं कर सकते कि कंपनीज हमारे डेटा एक्सेस ना कर पाए? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप में जो हमारी जानकारी है, जो हमारी पर्सनल जो हमारी डेटा है, इसका जो यूज़ हो रहा है, इसमें सर शेयर मार्केट पे भी सर प्रभाव पड़ता है? क्या असर पड़ता है? सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग जब जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें हम लोग को परमिशन देना पड़ता है, राइट? या और बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसमें कि उसको कॉन्टैक्ट का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, ये गैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी हमें उसे परमिशन देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर नॉर्म क्यों नहीं बनाया अभी तक? डाटा लीक के मामले में मतलब किस तरीके की सज़ा दी जाती है अगर कानूनी क्या प्रावधान है उसके? जी, आप कुछ कहना चाहें? सर, पिछले 3-4 साल में काफ़ी एनक्रिप्शन का चला था कि ऐप्स अपना सारा कंटेंट इनक्रिप्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी कैसे ये जो डेटा है वो किसी और सर्विस को मिल रहा है एनक्रिप्शन के बाद भी? ये जो डेटा चोरी हो रहा है, इसे चोरी करें तो उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? ठीक है रक्षित जी, एक सवाल का जवाब तो आप दे दें कि जो कह रहे हैं कि अगर डेटा लीक भी किया जा रहा है तो जो डेटा लीक कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? जब ये डेटा उन लोगों के पास जाता है, मतलब आपको नहीं पता, लोकेशन से लेके मेरे SMS, कॉल लॉग्स, वो सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं और दे पुल इट टू देयर क्लाउड, और उसके बाद उसका वो चर्न करके, एनालिसिस करके एक दूसरे को, ऑर्गेनाइजेशंस को, मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा कि हम उससे बच कैसे सकते हैं, तो जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशंस मांगता है, एंड देयर यू हैव टू बी अ वेरी स्मार्ट यूज़र। मैं नहीं चाहता आज मुझे एक ऐप चलाना है, से फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया, और मैं फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालना चाहता हूँ, सेल्फी, तो अब मैं फ़ोटो तभी डाल पाऊंगा जब मैं उसे कैमरा की परमिशन दूंगा। ये मैंने कैमरे की परमिशन उसके लिए दी है कि मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो मेरा कैमरा उसके बिना भी एक्सेस कर सकता है? आंसर यस। माइक्रोफोन की परमिशन तुमने इसलिए दी क्योंकि मुझे आज फेसबुक पे लाइव करना है, तो जब मैं फेसबुक लाइव का बटन दबाता हूँ तो मेरा माइक्रोफोन और कैमरा दोनों ऑन हो जाते हैं, लेकिन क्या वो मेरा माइक उसके अलावा भी एक्सेस कर सकता है? आंसर इज यस। तो क्या रक्षित जी, जो आप कह रहे हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए, इस वक्त मेरा फोन यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तमाम ऐप्स जो इस फोन के अंदर मौजूद हैं, क्या वो चाहें तो मेरे माइक, मेरी फोटो गैलरी, मेरे कैमरे को यूज कर सकते हैं? यस, इस वक्त भी। बी, और इसी के लिए हमारे अब इन ऐप्स में एक प्रोविजन आना शुरू हुआ है। उदाहरण अगर आपने देखा हो, एप्पल फोन के अंदर एक ऑप्शन आता है व्हाइल यूजिंग, तो 3 ऑप्शन होते हैं, लोकेशन, व्हाइल यूजिंग, ऑलवेज, नेवर।
बिल्कुल, मैं इस पेचीदगी को समझूंगा। हिमांशु, आप कुछ कहना चाहें? जी, इसमें जल्दी से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। फेसबुक, मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी युवा यहाँ बैठे सबके पास फेसबुक अकाउंट होगा ही होगा। तो जब आप फेसबुक अकाउंट डाउनलोड करते हैं और उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो पहले ही जो एग्रीमेंट होता है, जिसको बोलते हैं इनका सर्विस एग्रीमेंट है, उसमें क्लॉज 16, शायद बहुत कम ही लोगों ने पढ़ा होगा, क्लॉज 16 कैटेगोरिकली ये कहता है कि जितनी भी आपका डेटा ये है, इसको हम यूएस ले जाके कॉमर्शियल यूज करेंगे इसका। दुग्गल साहब, एक चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपको क्या लगता है अपने अनुभव के आधार पर, क्या वाकई सोशल मीडिया, इस तरीके के ऐप्स हमारी सोच को एक मतदाता के तौर पर या एक नागरिक के तौर पर बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसका कारण यह है कि हम आज डेली बेसिस पर इन ऐप्स पर, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। बल्कि हम तो भारतवर्ष में एक नई प्रकार की क्रांति देख रहे हैं। ये तो है उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। यहाँ विभिन्न भारतवासी विभिन्न अपनी जानकारियों की उल्टी इंटरनेट पर कर रहे हैं और आभास नहीं है उनको कि उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि लोगों को इस बात की पहचानने की कि हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और 2019 के इलेक्शंस भी भारतवर्ष में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी चलिए, आपको लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में बुनियादी सवाल ये कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है? हमारे देश में सख्त कानून नहीं है अगर, तो क्या सख्त कानून आ सकेगा? हिंदुस्तान में भी डेटा की सुरक्षा बेहद अहम सवाल है, लेकिन जानकारों के मुताबिक डेटा सुरक्षा और निजता सुरक्षित करने के लिए कानूनी ढांचे की कमी है। जानकारों का कहना है भारत में आईटी एक्ट 2000 मौजूद है। इसमें 2008 और 2011 में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन साइबर अपराध के मुकाबले ये काफी नहीं है। सरकार ने सख्त कानून की दिशा में एक कदम उठाते हुए BN श्रीकृष्ण समिति का गठन किया था। श्रीकृष्ण समिति की तरफ से श्वेत पत्र जारी किया गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा अथॉरिटी बनाने का सुझाव है। डेटा ऑडिट, डेटा कलेक्टरों के पंजीकरण का सुझाव, जुर्माना और मुआवजे पर भी कमेटी ने अपनी राय दी है। कमेटी का कहना है कि कोई भी डेटाबेस 100% सुरक्षित नहीं। सख्त साइबर कानून की वकालत सभी पार्टियां कर रही हैं। डेटा लीक को लेकर खूब तू-तू मैं भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते। मनोज गिरोला साहब, आपके मुताबिक निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और तमाम जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए 2019 का चुनाव प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग क्या वाकई इसमें कुछ कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर ये सारा का सारा काम एक कानून के तहत होता है, जिस समय की जो भी डेटा है उसका अगर हम लोग लीगली इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन का मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रोल है। लीगल इस्तेमाल करते हैं जो भी सोशल मीडिया के यूज़र हैं, उनका डेटा उनकी जानकारी के साथ लेकर टारगेटेड पॉलिटिकल विज्ञापन देते हैं, तो ऐसे में तो इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा रोल है नहीं। अगर उसका इस्तेमाल किसी गलत तरीके से होता है, जैसे कि अभी यूएस के इलेक्शन में था या फिर यूके में अभी जो पोल हुए थे उसमें उसका इस्तेमाल हुआ था, तो वो टाइम आता है जबकि इलेक्शन कमीशन का रोल बीच में आ सकता है। जी, ठीक है। रक्षित जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि यूरोपियन देशों में बड़ी संख्या में इससे निपटने के लिए बाकायदा कानून बनाए गए हैं, डेटा प्रोटेक्शन कानून बना हुआ है। क्या हमारे देश में उसी तर्ज पर कोई सख्त कानून है? आज की तारीख में तो नहीं, बट हाँ तैयारी है कानून की और एक ड्राफ्ट डाला भी गया था। उसमें डेट्स मांगी गई थी, इनवाइट किया गया था मतलब लोगों को कि वो अपने सुझाव दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे ये डाला गया था। शायद इसमें 28 जनवरी या 31 जनवरी लास्ट डेट थी और उसके बाद अब इस पर आगे डिस्कशन होना था। बट अभी तक हमारे पास डेटा सिक्योरिटी कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है जहां हम जिसे कहते हैं डेटा प्रिवेंशन जैसा EU ने एक सख्त कानून बनाया। पवन दुग्गल साहब, एक कानून 2000 संभवतः साल 2000 का है, आईटी एक्ट जिसे कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वही इस तरीके की तमाम दिक्कतों से निपटने के लिए काफ़ी है या एक सख्त कानून इस देश की वक्त की ज़रूरत है? आज वक्त की पुख्ता ज़रूरत है कि भारतवर्ष को सख्त कड़े कानून मिले। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बिल्कुल अपंग है इस तरह की नई उभरती हुई सोशल मीडिया की चुनौतियां और डेटा के दुरुपयोग वाली परिस्थितियों को लेकर। भारत के पास तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का भंडार है। हमारे पास कोई ना तो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई
प्राइवेसी या निजता के संरक्षण हेतु कानून है, न ही कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून है। तो भारत एक बिल्कुल फर्टाइल प्लेटफॉर्म बन जाता है। तब भी जबकि सर्वोच्च अदालत कहती है कि निजता हमारा मौलिक अधिकार भारतीय मार्केट मिले। गौरव बल्लभ, लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, मैं कहीं पढ़ रहा था प्राइवेसी बिल 2011 में आना था जो कानून नहीं बन सका, उसके बाद भी 3 साल आप सत्ता में रहे। क्या आपको नहीं लगता कि समय रहते कानून आप भी एक बना सकते थे इस तरीके की दिक्कतों से निपटने के लिए? भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि हमने डेटा को प्रोटेक्ट कर दिया 15 फीट ऊंची दीवार बना के और 5 फीट मोटी दीवार बना के। ये तो रवैया है डेटा प्रोटेक्शन के प्रति सरकार का। आपने पूछा 2011 में जब ये कानून बनना था, देखिए उस समय की और आज की परिस्थितियों में अलग अंतर है। उस समय डेटा के इश्यूज अलग थे, आज के डेटा के इश्यूज अलग है। आज हम टैक्सी बुक कराते हैं तो भी डेटा है, आज हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी डेटा है। आप 2020 का रेलवे का विजन तैयार कर रहे थे? नहीं मैं ठीक है, चलिए, लेकिन बिल्कुल, पर हमने इस तरह का डेटा का प्रसार होगा ये नहीं समझा। के मामले पर एक कमेटी बनाई और उसके बाद ये कहा कि देखिए साहब, मार्च तक हम उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधेयक ले आएंगे। मार्च खत्म हो चुका है, कानून कहाँ है? देखिए, ये जो प्रोसेस है डेटा सिक्योरिटी का, डेटा लॉज का, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना आप आगे बढ़ेंगे नए नए आयाम आते हैं, नए नए उसमें हैकर्स आते हैं, नए नए तरीके आते हैं। लेकिन मैं एक बात पूरी कह दूं कि जो अभी रक्षित जी ने कहा वही बात है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इंटरनेशनल का कब, लेकिन सर 4 साल से तो आप सत्ता में हैं। अब नहीं तो डिस्कशन पेपर में अब उसको कानून बनाएंगे। और भी जहाँ पे बात है, बात ये है क्योंकि ये तो खुद एनसीसी का डेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले रहा है। बात 2019 में तो हम सरकार बनाएंगे और ये मैं आपको आज आपके चैनल पे बोलता हूँ कि 2019 में हम सरकार बना के राइट टू प्राइवेसी के लिए बिल लेके आएंगे और तमाम लोगों का जो डेटा है क्या वो वाकई सुरक्षित है, या इस देश के नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल है, सिर्फ अमेरिका के नागरिकों की नहीं? आज मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि भारतवासियों का डेटा संपूर्णतः असुरक्षित है, क्योंकि कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं जो इस डेटा के संरक्षण प्रति हम काम कर सके। आज ऑन एन एवरेज प्रत्येक दिन लगभग 10,000 आक्रमण होते हैं साइबर सुरक्षा की ब्रीच के, हर दिन 10,000। बिल्कुल, हम उसके बारे में बात नहीं करते, हर दिन 10,000। तो इस संदर्भ में जब आपके पास कानून ही, प्रकरण ही मौजूद नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी डेटा सुरक्षित है? चलिए, आज हिमांशु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी आपके पास भी आता हूं। हिमांशु, बहुत संक्षेप में। आसपास एक बहुत बड़ी बड़ा बुनियादी सा एक बिना प्रश्न है और एक सावधानी बरतने का सरकार को चेतावनी भी है कि जो हमारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं, 2.5 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और 50 लाख करीब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ये सारे खाली 15 लाख डोमेन्स हैं हमारे पास, ईमेल आईडीज हैं सरकारी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जी, और बाकी सारा का सारा डेटा हम गूगल पे, जीमेल्स पे, इसके डोमेन्स पे यूज कर रहे हैं। और वो सारा ही कितना ज्यादा क्रिटिकल डेटा हो सकता है देश की सुरक्षा से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, मतलब आप क्या नहीं डेटा शेयर हो रहा है। कि मामला सिर्फ फेसबुक तक सीमित नहीं है, जीमेल और गूगल तक भी। आप देखिए ना, कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो है वो अगर अपना डेटा किसी दूसरे सरकारी एम्प्लॉय से शेयर कर रहा है, आपको भी मेल्स आते होंगे बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज से, वो सरकार के बिहाफ पे आपको मेल कर रहा है या आपस में भी जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो सरकारी, और कर किस प्लेटफॉर्म पर है? प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म। मनोज गैरोला जी, इन तमाम दलीलों के बाद आप किस तरीके से देखते हैं डिजिटल क्रांति के दावे की हकीकत को? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कानून है उसकी मैं बात करूंगा। अभी जो केस हुआ, ये केस यूएस और यूके में जो भी ये डेटा सिक्योरिटी का जो भी केस था, ये उन कंट्रीज़ में था, यूएस और यूके में, जहाँ की कानून पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सख्त हैं और प्राइवेसी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूम है। तो इसीलिए कानून बनाना तो एक पहलू है, कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन कानून ये गारंटी नहीं करता कि डेटा का जो ब्रीच है वो नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि चाइना ने जिस तरीके से कदम उठाए, 2009 में चाइना ने फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया को उस समय बैन किया, जिस समय चाइनीज़ गवर्नमेंट को मालूम चला कि इन सोशल मीडिया का साइट्स का इस्तेमाल वहाँ दंगे फसाद करने में कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और उसके बाद चाइना ने अपना एक सर्च इंजन बनाया
जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनकी अपनी हैं, ये व्हाट्सएप के बजाय नहीं बना पाए, NIC.in का दायरा तक नहीं बढ़ा पाए। हाँ जी, तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को भी हमारे देश में भी इसी तरीके से जो भारत सरकार है उसको इसी डायरेक्शन में कुछ सोचना होगा, और तभी हमारा डेटा वो होगा, सुरक्षित रहेगा। सर कुछ सवालों को और लेते हैं कि किस तरीके के सवाल युवा पीढ़ी के जहन में आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी मैं आता हूं आपके पास। जी सर, CBSE की पेपर्स लीक हुई हैं और उस पर राहुल गांधी जी का बयान आया है कि पेपर लीक, डेटा लीक, सब कुछ लीक, पहरेदार वीक। क्या हमारे नेता, हमारी सरकार आपस में बयानबाजी छोड़कर कोई मुहिम नहीं उठा सकते? सर जो ये ऐप होती है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारी प्राइवेसी लेती है। प्राइवेसी हम देने के बाद जब इसको हम प्राइवेसी बंद कर देते हैं, क्या वो जो डाटा हम जो पहले दे चुके हैं वो तब भी फेसबुक पे रहेगा? अगर तब भी वो फेसबुक पे रहता है तो क्या हमें फिर फेसबुक डिलीट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? रक्षित जी, इस सवाल का जवाब आप दे दें। इस वक्त एक कैंपेन भी चल रहा है कि फेसबुक को डिलीट ही क्यों ना कर दिया जाए। क्या फेसबुक को डिलीट कर देना चाहिए या इस तरीके के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटा देना चाहिए? वो चला गया उनके पास, दे हैव दैट डेटा। आज आप डिलीट कर देते हैं, अब आज के बाद आपका डेटा नहीं जाएगा। इसमें मैं एक चीज तो राइट टू बी फॉरगॉटन है ही नहीं हमारे पास। आप चाहें कि आज मैं हटाना चाहता हूं अपना डेटा, नहीं हटा सकता। आपने कुछ पोस्ट किए हैं पुराने फेसबुक पे, और आप कल से वो चाहें कि वो जो फेसबुक मैंने पोस्ट किए हैं वो कुछ लोगों को ना दिखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी आपने कर दिया है वो उसको दिखेगा। आगे से आप कर सकते हो कि हाँ ये मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स को या मेरे सर्किल को प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस जाके बैक में वो पॉसिबल नहीं है, फेसबुक भी नहीं अलाउ। आज के बाद आप जाकर उसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर देते हैं नहीं तब तो ठीक है, लेकिन वो डेटा तो जा चुका है, पब्लिश हो चुका है। चलिए कुछ और सवालों को लेते हैं। सर हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, क्या वो सिक्योर हो सकता है क्या? ठीक है, इसका जवाब बैंकिंग तो सिक्योर्ड है क्योंकि उनके प्राइवेट नेटवर्क है बैंक का अपना, उनके अपने सर्वर होस्ट होते हैं, उनके आपका अपने डिवाइस सिक्योर होना जरूरी है। लेकिन आप जो ब्राउजिंग करते हैं उससे भी ये केवल फेसबुक वगैरह तो फिर भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको आप ब्रीच करने पे पकड़ भी लेते हैं या आंसर। लेकिन गोपाल जी आंकड़े बता रहे हैं कि साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें बैंकिंग से भी जुड़े मामले जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ रही है। साइबर क्राइम और फ्रॉड जैसे इन्होंने कहा अमेरिका वगैरह में भी होते हैं, तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की, हम लोगों को अपने साथ पासवर्ड नहीं शेयर करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कौन सी नहीं करना है, उसके बाद बदलने हैं, ये सारी चीजें अवेयरनेस के इश्यूज हैं। लेकिन गौरव बल्लभ, जो एक सवाल यहाँ पर पूछा गया वो ये कि सिर्फ तू मैं की जो राजनीति है इस मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र यहाँ पर किया गया, क्या इस राजनीति से ऊपर उठकर गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर विमर्श हो सकता है? कानून बनना था इसी महीने, संसद नहीं चल रही है, गोपाल अग्रवाल का आरोप सीधा आप पर है। नहीं, संसद नहीं चल रही है तो इनके कारण नहीं चल रही, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से बच रहे हैं। तो क्या डेटा लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता दिख सकती है? आप अरे भाई बोलने दीजिए। जी बोलिए। राइट टू प्राइवेसी, आईटी के साइबर सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, ये सब चीजें लाओ। ये डिजिटल इंडिया का जो जुमला और एक्रोनियम छोड़ो, नहीं तो पूरा देश एक डिजिटल कॉलोनी बन जाएगा और हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि हालांकि बैंकिंग सिस्टम आज तक तो फुल प्रूफ है, पर आए दिन हम ऑपरेशनल रिस्क, साइबर फ्रॉड्स के ये सारे प्रवचन और जिस तरह से डेटा का यूज हो रहा है हर जिंदगी के यूज में, उसको बचाओ। हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आइए। तो आपको खुद को लाना था 2011 में, आज से 7 साल पहले। ये सारे 7 साल पहले आप खुद को लाना था। ये गौरव बल्लभ गोपाल बहुत संक्षेप करो। ये सारे प्रवचन इन्हें 3 साल में समझ आ रहे हैं, 10 साल इन्होंने सत्ता रहे और 2007 से ये डेटा का। लेकिन युवा पीढ़ी के सामने तो अफसोसजनक बात यह है कि आप भी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने भी नहीं किया। आज की समस्या है ये 2010 में इंटरनेट। मनोज गैरोला साहब, क्या आपको लगता है कि इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में तमाम राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यही वो डेटा है जो चुनाव में जीत और हार को तय करेगा? जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डेटा इज़ ऑयल। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें मालूम है कि लोगों के पास पहुंचने का और उनको इन्फ्लुएंस करने का ये सबसे अच्छा और आसान एक तरीका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक भी है। पवन दुग्गल साहब, बहुत संक्षेप में अगर आप समझा सकें, इस वक्त क्या हमको फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर दूरी अगर हम ना भी बनाएं, डिलीट अगर उनको ना भी कराएं, तो किस तरीके की सावधानी बरतें? आज डिलीट करें या ना करें, सावधान पहला हो जाएं जी, जागरूक पहले हो जाएं, हर तरह की जानकारी को प्रकाशित ना करें।
हर व्यक्ति से शेयर ना करें। शेयर करना है तो नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। अपने पासवर्ड्स को अल्फ़ा न्यूमेरिक रखें, हो सके तो पासवर्ड्स को भारतीय भाषाओं में रखें ताकि उसको तोड़ना और मुश्किल हो सके। किसी पर विश्वास ना करें। हर सोशल मीडिया और हर ओवर द टॉप एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपकी निजता के अधिकार का हनन करने लगा है। तो जितने आप जागरूक होंगे, जितनी अपनी पर्सनल जानकारी, अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑनलाइन पे कम डालेंगे, उतनी संभावना है कि आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे, आपकी जो निजता है वो ज़्यादा। पवन जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है और वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। जब हम कहते हैं कि इस डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं राजनीतिक पार्टियां चुनाव को प्रभावित करने के लिए, तो क्या ये भी मुमकिन है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं, क्या वो भी इस तरीके के डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं हमारे देश की तस्वीर को बिगाड़ने के लिए? करते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऑलरेडी भारत से बहुत देश प्रसन्न नहीं है जी। तो विभिन्न स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लगातार इस फिराक में हैं कि चलिए जब मौका मिले आइए भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो ये जो सोशल मीडिया के जो एपिसोड सामने आ रहे हैं ये नॉर्मल एपिसोड नहीं है। इसका कहीं ना कहीं असर भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर भी पड़ने की संभावना हो सकती है। सबसे बड़े प्रजातंत्र के चुनाव तो गंभीरता कितनी जरूरी है ये बात आप समझ सकते हैं। रक्षित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पावर आपको मिलेगा वो बहुत जबरदस्त है। रक्षित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, दुग्गल जी की बात को कहते हुए मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2017 में देखें तो हमें हिंदुस्तान में 70 बार इंटरनेट की सेवाएं बंद करनी पड़ी, अलग अलग शहरों में अलग अलग इश्यूज को लेके। इसका मतलब कि सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस था कि वहाँ पे राइट्स, कम्युनल या इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई कि 144 धारा के अंदर इंटरनेट की सेवाएं बंद रखी गई कुछ घंटों के लिए और कुछ दिनों के लिए। छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जी कहिए गौरव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस एक्ट को लेके आए। दूसरी बात, फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड ओबीआई पे एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च करो। उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या वाकई राजनीतिक दल गंभीर है? खत्म करें। बहुत संक्षेप है। हाँ, ये देखिए जी, ये जो बात है राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। आप एफआईआर लॉन्च करेंगे किस बेसिस में करेंगे? कुछ है ही नहीं आज की डेट में उसका कोई भी बेसिस। अनुराग जी, बिल्कुल, मैं आता हूं गोपाल जी। एफआईआर तब होती है जब आपने एफआईआर तब होती है जब आपने डेटा गलत तरीके से लिया हो, चोरी किया हो और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया है। हिमांशु, इस कोई भी पूरी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। डेटा लीक को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है, आपके मुताबिक हमें क्या सबक लेने की जरूरत है? देखिए, इंटरनेट के एक्सटेंट और एक्सपेंस दोनों ही को अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाइना ने जो किया कुछ वर्षों पहले वो बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने सब कुछ इंटरनल फ्रेमवर्क पर डेवलप किया। तो अब नसीहत तो ये लेनी है कि हमें माइंडफुल रहना है, हमें अपने आप को सजग करना है। वो खुद डेटा प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्ता में आपकी पार्टी है, क्या आप देश को भरोसा दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की समस्या इस देश में नहीं होगी? बिल्कुल, और इसी तरफ बढ़ रहा है देश, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेटा अपने आप में वेल्थ है, तो ये नहीं है कि हमें सब इस डेटा से, सोशल नेटवर्क से हट जाना चाहिए। हमें उस डेटा को कैसे एक्यूमुलेट करना है, किसको यूज़ करना है, और जो डिबेट हो रहा है यह भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और इसका जो पॉलिटिकल मिसयूज़ है जातिगत विभाजन के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो गलत है। अदरवाइज तो कमर्शियल यूज़ विथ परमिशन और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देश की प्रगति। चलिए, तो हम भरोसा करते हैं आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कानून आएंगे, मिसयूज में पकड़े जाएंगे और इस केस में भी जो गलतियां करेगा उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। सावधानी बरतने की जरूरत है एक उपभोक्ता के तौर पर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमानों का समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी अहम सवाल पूछने के लिए।